हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुस्कान पर। और मेरा नाम है मुस्कान और आज मैं आपके सामने लेकर पेश हुई हूँ क्लास 11th अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 18 बिल ऑफ एक्सचेंज डी के गोयल में से। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज द सेलर प्रिपेयर्स ए डॉक्यूमेंट इन विच ही पुट्स इन राइटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स मैं आपको ना जितना लर्न करना है उतना कंटेंट ही बताऊँगी आप, ताकि उतना ही याद कर सके, बाकी आपको पढ़ना बाकी ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट न हो। तो शुरू करते हैं कि ये कहता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना वो एक सेलर तैयार करता है। तो सेलर उसमें क्या करता है, सेलर वो कंडीशंस लिखता है और अपनी जो गुड्स जो खरीदने वाले ने जो गुड्स खरीदी है उन सभी गुड्स को मेंशन करता है। तो उसमें वो गुड्स की क्वांटिटी, प्राइस, एक एक चीज़ का प्राइस, सब कुछ वो मेंशन करता है। बायर जब तक बायर उस पर सिग्नेचर नहीं करता है, यानी बायर जब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक वो ड्राफ्ट कहलाता है। ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर एक्सेप्टेंस क्या कहलाता है, वो कहलाता है ड्राफ्ट। तो लेकिन जब बायर उस पर साइन कर देता है तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। बायर के लिए वो होता है बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है जिसको उसे पे करना है। और बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर के लिए बिल रिसीवेबल है और वो उसके लिए एसेट है, क्योंकि इस बिल ऑफ एक्सचेंज से उसे पैसे मिलेंगे। तो अगली लाइन में बता रखा है फ्रेंड्स, द बायर पुट्स हिज सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। एज सच द बिल ऑफ एक्सचेंज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। ये जो ये ना क्रेडिट लेने का इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी इसी के बेस पर क्रेडिट लिया जाता है। विच फैसिलिटेट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। पहले इसको है ना हुंडीज़ के नाम से जाना जाता था। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहे जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि कोर्ट में है ना एज एन एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फिर है गाइस डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे सेलर तैयार करता है बायर के लिए, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और एक ये ऑर्डर होता है, हाँ ये क्या होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, यानी इसके द्वारा जो सेलर है वो बायर को ऑर्डर दे रहा होता है कि आपको इस टाइम तक पे करना है। जिस टाइम तक पे करना होता है उसे हम उसकी ड्यू डेट बोलते हैं, कि इस डेट पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू हो जाएगा, इस डेट पर आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या गुण हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल ऑफ एक्सचेंज कोई बोल दे और वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज एक राइटिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मस्ट कंटेन एन ऑर्डर, वही मैंने आपको बताया, जो वही इसके अंदर लिखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर होना चाहिए या फिर इसके अंदर कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए, मतलब कि कोई ऐसे ना कहे कि अगर ऐसा हुआ तभी मैं पे करूँगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको पे नहीं करूँगा। तो मतलब कि उसके अंदर कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए और वो ऑर्डर होना चाहिए। फिर कह रहा है कि अनकंडीशनल, वही मैंने बताया, द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट। जो अमाउंट है ना वो डेफिनेट होना चाहिए। मतलब कि ऐसे नहीं कि सेलर कभी तो कह रहा है कि 50,000 और कभी कह रहा है 20,000, नहीं, एक डेफिनेट सम होना चाहिए और वो एक बार में ही पे करेगा वो। फिर देखते हैं द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड। ड्यू डेट भी फिक्स होनी चाहिए। ड्यू डेट आपको पता है, जिस डेट पर बिल ड्यू हो जाता है, जिस डेट पर बिल की पेमेंट को पे किया जाता है। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर ऑफ द बिल। मेकर ऑफ द बिल का मतलब होता है ड्रोर उसे कहते हैं जो बिल को ड्रॉ करता है, एक तरह से बोल सकते हैं सेलर जो चीज़ उधार पर बेचता है वो साइन करेगा, और एक्सेप्टर यानी ड्रॉई यानी जो उधार पर सामान खरीद रहा है उसकी भी साइन होनी चाहिए, यानी दोनों पार्टीज की एक तरह से साइन होने ज़रूरी है। फिर है द अमाउंट मैंशनड
ऑफ द बिल इज़ पेबल ईदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड। अब बिल के ऊपर ये भी मेंशन होना चाहिए कि जो अमाउंट है वो डिमांड पर पे किया जाएगा या फिर एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड। मतलब कि जैसे कि मान लें एक इंसान ने है ना किसी दूसरे इंसान को ना टाइम दे दिया, मतलब कि एक ड्रोर ने ड्रॉई को टाइम दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के बाद ये पैसे जमा करवाने हैं, 2 महीने से जो अगली तारीख होगी ना वो जमा करवा देना है उसको। तो ये तो हो गया एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड कि 2 महीने ख़त्म होते ही अगले ने पैसे जमा करवा दिए। लेकिन इन केस ऑफ डिमांड, जैसे ड्रोर कभी कहे ड्रॉई को कि मुझे अभी ज़रूरत है, अभी पैसे दो, तो ड्रॉई को उसी टाइम देने पड़ेंगे। उस बिल ऑफ एक्सचेंज का वो भी एक टाइप है, उस टाइप को हम बोलते हैं बिल एट साइट, यानी पेबल ऑन डिमांड, जो डिमांड पर पे किया जाता है। फिर है आपको 8 फीचर्स बहुत हैं, वैसे मैं सारे पढ़ा देती हूँ। द अमाउंट इज पेबल ईदर टू द बियरर ऑफ द बिल और टू द स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर। अब जैसे जो बिल होते हैं ना, बिल के ना 2-4 केसेस होते हैं कि इसे हम डिस्काउंट करवा सकते हैं, इसे बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर सकते हैं और इसे इंडोर्स भी कर सकते हैं। वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि इनके मीनिंग क्या है, तब ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं इसमें बता देती हूँ कि बियरर कौन होता है। बियरर वो होता है जिसके लिए बिल जो बिल लिखता है। अब जैसे कि चेक है, अगर हम कोई चेक इशू कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है वो चेक, तो मैं क्या हो गई, बियरर। यानी जो चीज़ जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखेगा वो क्या बन जाता है, बियरर। तो यहाँ पर हमारा बियरर कौन है, यहाँ पर हमारा बियरर है ड्रोर। तो ड्रोर जो पेमेंट है ना वो ड्रोर को भी कर सकते हैं या फिर किसी और इंसान को भी कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस केस में हो सकता है कि वो पेमेंट किसी और बंदे को करनी पड़े। ये हो सकता है डिस्काउंटिंग के केस में या फिर इंडोर्समेंट के केस में। ये आगे आगे आपको पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा तब जब मैं आपको इनकी मीनिंग समझाऊंगी। थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि डिस्काउंटिंग का मीनिंग होता है कि बिल को इन कैश करवा लेना बैंक से, यानी उसकी ड्यू डेट आने से पहले ही ड्रोर को लगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो वो बैंक के पास गया और बैंक ने वहाँ से उसे डिस्काउंट करवा लिया। तो वहाँ से उसे ना डिस्काउंट करवा लिया, तो बैंक ने कुछ डिस्काउंट चार्जेस भी लिए। और इंडोर्समेंट, तो उस केस में अगर पेमेंट करनी होगी ड्रॉई को, तो वो पेमेंट किसको करेगा, बैंक को करेगा, क्योंकि वो जो बिल है यानी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किसके पास है, बैंक के पास है। अब दूसरा केस ले लेते हैं एंडोर्समेंट का। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि ये सब जो केसेस है ना इनको फॉलो सिर्फ ड्रोर ही कर सकता है, ड्रॉई नहीं कर सकता। तो जो ड्रोर है ना वो बिल को इंडोर्स कर दे, यानी किसी और के पास भेज दे, जो उसका पहले से क्रेडिटर था तो उसके पास भेज दे, तो उस केस में वो हो जाएगा पे ही होता है जो पेमेंट रिसीव करता है, तो उस केस में वो पे ही बन जाएगा। यानी जब ड्रॉई को पेमेंट करनी होगी तब वो उस इंडोर्स जिसको इंडोर्स कर रखा है बिल ड्रॉर ने उसको करेगा। फिर है ए बियरर स्टैम्प अकॉर्डिंग टू इट्स अमाउंट और ड्राफ्टेड ऑन स्टैम्प्ड पेपर ऑफ द कोर्ट। ये आपको आगे मैं समझाऊंगी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर के केस में ये चीज़ आगे बताऊंगी। फिर देखते हैं जो पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज है ना उसके अंदर 3 पार्टीज होती हैं, दैट इज ड्रोर, ड्रॉई, पे। ड्रोर का मतलब मैं समझा चुकी, ड्रोर यानी जो बिल को लिखता है वो होता है जो बिल को लिखता है, और ड्रॉई वो जो एक्सेप्टेंस देता है। एक्सेप्टेंस कौन देता है, बायर, क्योंकि वो खरीद रहा है, उधार पर सामान खरीद रहा है और वो पे करने का ऑर्डर भी रिसीव कर रहा है, इसलिए वो जो एक्सेप्टेंस देता है इसलिए उसको हम एक्सेप्टर भी बोल देते हैं। अब पे जो पेमेंट रिसीव करता है, पे के केस में ना वो खुद भी पे बन सकता है, ड्रोर का केस बता रही हूँ कि वो खुद ड्रोर भी बन सकता है और कोई तीसरा पर्सन भी बन सकता है। ठीक है, ड्रॉर और ड्रॉई के अलावा कोई तीसरा इंसान भी बन सकता है। बाकी आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने मीनिंग बताया, आप इनका मीनिंग भी जान लेंगे तो ये भी बहुत है, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर में नहीं पूछे जाते। ओके, आगे देखते हैं हम। फिर है गाइस इसकी एडवांटेज। अब ये पूछ रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के एडवांटेज क्या है, लाभ क्या हैं। लाभ इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये है ना हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब कि है ना ये परचेजर को ना एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो जो है ना उधार पर और माल खरीद सकता है और उधार पर ही माल बेच सकता है। जैसे मान लो कोई इंसान है
अब जैसे जो ये बिजनेसमैन होते हैं ना, ज़्यादातर डीलिंग जो होती है ना अपनी क्रेडिट पर करते हैं, क्योंकि है ना, आई डोंट नो बट ये क्रेडिट पर ही करते हैं। तो ये उधार पर सामान खरीदते हैं और उधार पर ही सामान बेचते हैं। इनकी पेमेंट जो होती है ना वो बाद में होती है। अब उधार पर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन ये उधार पर ही करते हैं, इनका ये वसूल है कोई। ठीक, अगर मान ले कोई इंसान है जिसके पास पैसे नहीं, तो वो उधार पर सामान खरीद सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। फिर है लीगल डॉक्यूमेंट। अब जैसे कि मैंने कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज को हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अब मान ले ड्रोर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था ड्रॉई के ऊपर, लेकिन ड्रॉई क्या है, ड्रॉई तो कह देता है कि मेरे ऊपर तो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया ही नहीं बंदे ने। तो वो क्या करता है, जो ड्रोर है वो है ना कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकता है कि हाँ भाई मैंने तो किया। तो यानी ये क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट, इसको हम बोल सकते हैं नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। फिर है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझा दिया कि बैंक से जाकर बिल को एनकैश करवा लेना उसकी ड्यू डेट से पहले। ओके गाइस, फिर आगे देखते हैं एंडोर्समेंट फैसिलिटी। एंडोर्समेंट फैसिलिटी अभी मैंने बताया, एंडोर्समेंट फैसिलिटी किसी तीसरे बंदे को इंडोर्स कर देना। एंडोर्स का मतलब होता है सेंड कर देना या फिर भेज देना। फिर है रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। अब देखो, अब जब है ना, अगर मान ले हमें किसी को ना पेमेंट करनी थी, हमें किसी को पेमेंट करनी थी, तो हमने उसने है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल लेती हूँ चलो। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जब ड्रोर जो है ना ड्रॉई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता है, तो उस केस में ड्रॉई डेटर है ड्रोर का। तो वो है ना बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता है, तो ड्रोर को रिमाइंडर्स लेटर भेजने की ज़रूरत नहीं है ड्रॉई के पास। रिमाइंडर्स लेटर्स होते हैं बार बार याद दिलाना कि आपकी पेमेंट, आप पेमेंट करो, आप पेमेंट करो। जैसे बैंक याद दिलाते रहते कि इंटरेस्ट की पेमेंट करो, इंटरेस्ट की पेमेंट करो। लेकिन यहाँ पर जब ड्रॉई ने कह दिया कि मैं 2 महीने बाद मेरी ड्यू डेट आएगी, 2 महीने बाद मैं पे कर दूंगा, तो उसके बाद ड्रोर को रिमाइंडर्स लेटर भेजने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशन, कि अगर मान ले अब क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन हो गई ना, अब ड्रॉई को ये चिंता नहीं है कि मुझे कल ही पे करना पड़ेगा, कल ही पे करना पड़ेगा। उसकी ड्यू डेट होगी 2 महीने के बाद की, तो वो ये मान के चलेगा कि 2 महीने बाद मुझे कैश पे करना है। तो वो जो कैश बच गया उससे वो अपनी कुछ और प्लानिंग कर सकता है। फिर कहता है कि कन्वेनियंट मीन्स ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट। अब फॉरेन पेमेंट, अब हम है ना कोई विदेश जाकर है ना कोई ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम फॉरेन जाकर इतना सारा कैश लेके जाएंगे और फिर ट्रांजेक्शन करेंगे। तो वहाँ पर हम क्रेडिट पर ही करके आते हैं, तो उस टाइम भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो भी मैटर है। ओके, फिर है सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, मतलब कि इससे हमारा पैसा बच जाता है। अब कई बार जो होता है ना, ये जो ड्रोर होते हैं ना, ये कहते हैं कि अगर इतनी टाइम में पे करोगे तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कई बार डिस्काउंट पे कर देते हैं, तो इससे उसका थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है। कन्वेनियंट फॉर द परचेजर के लिए जो होता है ड्रॉई, उसके लिए बहुत ज़्यादा कन्वेनियंट रहता है कि उसे सामान खरीदने बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल से शुरू करेंगे, बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो। तो कल से शुरू करेंगे। ओके बाय गाइज़, सब्सक्राइब माई चैनल।